हफ्ते के आखिरी दिन दुनिया भर के बाजारों से आज शुरुआत करने के लिए है बेहतरीन मजबूती के संकेत और ऐसे में एसजीएक्स निफ्टी उछाल दिखाता हुआ मजबूत खुलने के बाद और कितना बढ़ेंगे और साथ ही क्या सेकंड हाफ में आएगी प्रॉफिट बुकिंग या फिर रहेंगे दिन भर मजबूत, लेंगे इस सवाल का जवाब। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नंबर है पर नई वीकली एक्सपायरी शुरू हुई है, इसमें सेटअप कैसा रहेगा बाजार पर, अनिल जी से बात करेंगे। कौन से स्टॉक्स हैं खबरों पर, वहां पर नजर डालेंगे। काफी सारे नतीजे भी आने वाले हैं और जैसा कि अनिल जी बता रहे थे ग्लोबल मार्केट्स में एक्शन भरपूर है। तो अनिल जी ये सारे डिस्कशंस करें, इसके पहले आज के जो अहम ट्रिगर्स हैं जिसकी बाजार पर नजर है वो क्या है सर? देखिए, ट्रिगर्स के लिहाज से देखें तो सबसे बड़ा ट्रिगर अमेरिकी बाजारों से ये दीप और वो है नैस्डैक। इस साल जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोरोना आया और चला गया, ये है नैस्डैक की कहानी। बिल्कुल जी हाँ, साल 2020 में जितना कुछ भी नुकसान नैस्डैक में हुआ था वो पूरी की पूरी भरपाई हो चुकी है। निचले हिस्सों से 25% मजबूत हो चुके हैं नैस्डैक। ये एक बड़ा ट्रिगर है। कोरोना से अमेरिका में लगभग 76,000-77,000 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, लेकिन एक कंपनी मॉडर्ना जो वैक्सीन बनाने की सबसे पहले शुरुआत कर रही थी, जो ट्रायल कर रही थी, अब वो इस ट्रायल के फेज 2 में जा रही है, अगले चरण में पहुंच रही है। तो यानी कि वैक्सीन बनाने की तरफ एक ये बड़ा कदम मान सकते हैं। लेकिन भारत में कोरोना का कहर जारी है। अब तक लगभग 1900 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार नए मामले भी सामने आते हुए दिख रहे हैं और इन सब मामलों में सबसे ज़्यादा हालत अगर खराब है कहीं हिंदुस्तान में तो वो महाराष्ट्र की है। यहाँ पर नए मामले तेजी से सामने आते दिख रहे हैं। दीप। बिल्कुल अनिल जी, अब लगभग 18,000 मामले हैं महाराष्ट्र में और कल भी हमने देखा कि भारत में 3,300 नए मामले सामने आए। कल ग्लोबली अनिल जी 96,000 नए मामले सामने आए कोरोना के, यानी कि अब तक का सबसे खराब दिन ये हफ्ता है जब हमने देखा है सर कि हर दिन बर दिन जो नए मामले आ रहे हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अमेरिका भी वापस वो 30,000 की एवरेज पर आ गया है। तो सर ये बाजारों में चल क्या रहा है? कल फिर से हमने देखा अमेरिकी बाजारों में तेजी है। नैस्डैक निचले स्तरों से 35% रैली करके इस साल के लिए पॉजिटिव हो गया है। सर कैसे एक्सप्लेन करें ये एक्शन? क्या है जो ये खरीदारी ड्राइव कर रहा है मार्केट्स में? दो चीजें हैं दीप। पहली चीज तो नैस्डैक के वापस से 2020 के 19 स्तरों पर आ जाने की बाद जो नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरी भरपाई करके 25% का नुकसान। उसके पीछे बड़ी कहानी ये है कि देखिए, इस वक्त लॉकडाउन के पीरियड में आप दो ही चीजों का कंजम्पशन कर रहे हैं सबसे ज्यादा। पहला, खाने पीने की चीजें। वहां के लोगों ने कहीं कोई कमी नहीं की है, जो खा रहे हैं वो खा रहे हैं, जिन्हें सुलभ है, जिन्हें नहीं उनकी अलग बात है, बट अदरवाइज कंजम्पशन में खाने पीने की चीजों में कहीं कमी नहीं आई है। इसके अलावा कंजम्पशन में कहीं कमी नहीं आई या फिर बढ़त हुई है तो वो है डेटा और टेक्नोलॉजी को लेकर। और नैस्डैक में जो स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी हैवी स्टॉक्स हैं, जाहिर सी बात है। तो ऐसे में वो सारे बड़े स्टॉक्स जो चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, अमेजोन हो, ये सारे ई कॉमर्स से जुड़े हुए, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, ये सारे स्टॉक्स इतनी तेजी दिखा रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि दुनिया भर में लॉकडाउन में अगर लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं तो डेटा का कर रहे हैं, और उस लिहाज से इन सारे स्टॉक्स में भरपूर तेजी बनती हुई दिख रही है। तो ये बड़ी चीज है। तो इस लिहाज से अमेरिकी बाजारों में जो नैस्डैक में बड़ा एक्शन दिख रहा है उसके पीछे ये वजह है। लेकिन बाकी अगर आप देखें तो जैसे आप अभी बता भी रहे थे थोड़ी देर पहले कि अमेरिका में बेरोजगारी के मामले जो आए 3.5 करोड़ से ज्यादा, और अब तक के सबसे हाईएस्ट, इतिहास के सबसे हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी के आंकड़े हों। मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है, आज फिर से 30,000 के पार ज्यादा नए केसेस आते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में कहीं कोरोना को लेकर मुझे तो 1% भी ये नजर नहीं आ रहा कि कहीं कोई राहत के संकेत हैं। हाँ, आप मान सकते हैं कि मॉडर्ना अपने वैक्सीन के फेज 2 में जा रही है, जिलेड भी कह रहे हैं कि हम कुछ इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये तो होगा, देखिए धीमे धीमे ये सब चीजें होने वाली, क्योंकि दिसंबर से जो कोरोना शुरू हुआ, अब हम मिड मई में हैं, तो 5-6 महीने बाद तो कम से कम आपको ये खबरें आएंगी कि कई सारी कंपनियां इसकी दवाएं बनाने के लिए आगे तैयारी कर रही है और अब धीरे धीरे हम वैक्सीन बनने की तरफ भी बढ़ेंगे। लेकिन अब भी 6 से 9 महीने अगर पहला वैक्सीन बनने में लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, और उसके बाद जब तक वैक्सीन नहीं बनता तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हम कोरोना प्रूफ हो चुके हैं, क्योंकि वो खतरा हमेशा फैलने का और इससे जान जाने का हमेशा रहेगा। लेकिन पॉइंट सिंपल ये है कि बाजार को अभी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? जब आपके सामने दो बड़ी चीजें, एक कोरोना को लेकर कहीं कोई रिलीफ नहीं है, दूसरा
आगे चलते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कमजोर दिख रही है। अमेरिका के बेरोजगारी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, आंखें खोलने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद फर्क नहीं पड़ता। और ये फर्क नहीं पड़ने का पूरा जवाब, दीप, जो आप कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, इसका जवाब है सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में, और वो है लिक्विडिटी। पैसा, लोगों की जेब में पैसा है, सिस्टम में लिक्विडिटी है। मैं ये अमेरिका की बात कर रहा हूं। और अगर आपकी जेब में पैसा है, सिस्टम में लिक्विडिटी है, और आपके सेंट्रल बैंक और सरकार की तरफ से आपको अश्योरेंस है कि पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी सिस्टम में, जहां जिसको जो एसेट्स बेचनी हो, बॉन्ड्स बेचने हो, वहां पर सरकार खड़ी है, सेंट्रल बैंक खड़े हैं पैसा डालने के लिए। ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस सिस्टम में जो है वो बाजारों को मजबूत बनाए रखें। और आपको मैं लगातार ये कह भी रहा था पिछले हफ्ते भी, जब हम बात कर रहे थे कि बाजारों के लिए ऊपर टिकना काफी मुश्किल है, और मैं ये लगातार ये कह रहा हूँ 400-500 पॉइंट की तेजी, 5-7% की तेजी का ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुश्किल काम है कि आप ये नहीं कह सकते यही टॉप बनेगा। 9,800 से 10,150 की हायर रेंज की बात हम लगातार कर रहे थे, वहां से करेक्शन आया भी। लेकिन इस पूरी थ्योरी में जो हमें आगे की चीज बता रही है कि कोरोना खत्म होने के बाद आपको जिंदगी की वास्तविकताओं से जूझना है, रियलिटी देखनी है कि किस तरह से बिजनेसेस होंगे, किस तरह से जॉब्स बचेंगे, किस तरह से सैलरी कट्स नहीं होंगे, प्रोफेशनल कैसे कमाएंगे, बिजनेसमैन कैसे बिजनेस करेंगे। ये सारे जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस के सामने एक ही रिस्क है, और वो रिस्क है लिक्विडिटी की। क्योंकि अगर पैसा है और पैसा अगर लगने को तैयार है, तो फिर लिक्विडिटी ड्रिवन रैली में न वैल्यूशंस देखे जाते हैं, न मूड माहौल देखा जाता है, न इकोनॉमी देखी जाती है। और अभी वैसा ही होता दिख रहा है। आप खुद देखिए कि कल 25,000 करोड़ की डील कितनी आसानी से हो गई, और उसके बाद बाजारों पर कोई खास फर्क ही नहीं पड़ा। नहीं तो यही 25,000 करोड़ की डील तेजी के मार्केट में करना भी मुश्किल होता है। HUL की जो स्टेक GSK ने बेची है। तो पॉइंट सिंपल है, बाजार में पैसा है, और ये पैसे बाजार को नीचे आने से रोक रहे हैं। और जब तक लिक्विडिटी है, या लिक्विडिटी से भी ज्यादा, जब तक लोगों में ये कॉन्फिडेंस है कि इक्विटी जैसी रिस्की एसेट क्लास में पैसा लगाना ज्यादा बेहतर है दूसरों के मुकाबले में, तब तक बाजार की ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली आपको थोड़े और सरप्राइज दे सकती है ऊपर की तरफ। इसमें कहीं कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। तो हर एक ट्रेडिंग सेशन को एक नए सेशन के तौर पर देखिए, और उस हिसाब से आप फोकस करिए। एक चीज और ग्लोबल मार्केट्स के सामने ये कहना चाहता हूँ दीप, और वो ये कि अगर आप देखिए अमेरिकी बाजारों में भी सेम वही होता है जो भारतीय बाजारों में हो रहा है। आखिरी 1 घंटे में हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। कल भी आप देखिए, वैसे 200 पॉइंट आपको ऊपर दिख रहे थे अमेरिकी बाजार, लेकिन कल ऊपरी स्टोर से फिर 200-225 पॉइंट आखिरी घंटे में ही फिसले। वो अलग बात है कि डाउ फ्यूचर्स ऊपर है तो पूरी दुनिया का मूड माहौल बेहतर है। तो पॉइंट सिंपल है, हकीकत और उम्मीद दोनों में इस वक्त उम्मीद भारी है, और उस भारी होने की वजह है जेब में पैसा। और ये पैसा जब तक है, जब तक बाजार में वो कहते हैं कि आखिरी चेक आपका लग नहीं जाता, तब तक बाजार आपको करेक्शन के लिए ओबलाइज नहीं करता। और ऐसा लगता है जिस तरह से लोग पैसा लगा रहे हैं, अभी आखिरी चेक लगने में काफी वक्त है। दूसरी बात एक और है कि हिंदुस्तान में भी आप देखिए, अभी भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये पूछते हैं कि बाजार से निकल जाना है। ज्यादातर लोग यही पूछते हैं कि और पैसा लगाना है, कब लगाना है। वैसे ये अच्छी बात है कि इन्वेस्टर्स पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पॉइंट वही है कि बाजार आपके लिए बॉटम तब बनाता है, या फिर ये कहे कि अच्छे प्राइसेस, अच्छे लेवल्स आपको तब मिलते हैं जब लोग खरीदने के बारे में नहीं, बेचने के बारे में कहें। तो अभी तो खरीदने की बात हो रही है, और बाजार उसको एंजॉय कर रहे हैं। आप और हम भी फ्राइडे का दिन है, एंजॉय करते हैं आज की अच्छी तेजी को। बिल्कुल अनिल जी, आज की तो अच्छी तेजी होने वाली है। सर, वही सवाल रहेगा, आज के सेटअप की बात करें उससे पहले जो आपका आखिरी पॉइंट था अमेरिकी बाजारों में और जो भारतीय बाजार का भी रिलेशन है, कि हम देख रहे हैं कि आखिरी घंटे में प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। आप जो भी पोजीशन है, शॉर्ट या लॉन्ग, आप काट के ही चले जाते हैं। वीकेंड आ रहा है सर, नई वीकली सीरीज शुरू हो रही है। क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस बाजारों में वापस आएगा कि थोड़ी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करें पोजिशनल बेसिस पर, या फिर थोड़ी कोशिश करें कि अगर और अच्छी खबर आती है, ऐसा कॉन्फिडेंस बाजार में आता दिखेगा? और दूसरा थोड़ा ब्रॉड सवाल सर है कि जो आप ग्लोबल लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, हमने देखा था कि जब ग्लोबल लिक्विडिटी 2009 में आई थी तो उसका फिर इमर्जिंग मार्केट्स पर भी अच्छा असर पड़ा था और काफी खरीदारी हुई थी। तो इस लिक्विडिटी का भारतीय बाजारों पर क्या असर पड़ेगा? क्या यहां पर भी आने वाले समय में फिर ऐसी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, 2 चीजें, एक तो वीकेंड सेशन को कैसे अप्रोच करें, पहले मैं उस पर आता हूं दीप। सिंपल चीज है, देखिए आपके लिए रेंज डिफाइंड है। नीचे 9,000 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो हम 9,100 से घूम गए। ऊपर घूम गए मतलब क्या, अभी तक हमने 9,100 तोड़ा नहीं है। ऊपर 10,000 के आसपास रुकावट है, 9,900 के आसपास 98,990 का हाई हमने बनाया, 100 पॉइंट नीचे, ठीक है।
इस रेंज में शायद बाजार वक्त बिताने की कोशिश करे, ये लगातार हम कह रहे हैं। देखिए, एक सिंपल चीज है, ये कभी भी नहीं होगा कि आप खरीदें और बाजार आपको तुरंत ओबलाइज कर दे बढ़ने के लिए। बढ़ जाए वो आपका नसीब है। आप बेचे और बाजार आपको तुरंत ओबलाइज कर दें, कल का कल गिर जाए, ऐसा होता नहीं है। और सिंपल चीज है, ऐसे में जब ये रेंज शायद 9000 तोड़कर नीचे की तरफ हम निर्णायक तौर पर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो एक नई रिस्क बड़ी खुलेगी। 10,000 के ऊपर निकलकर अब नया ट्रेड करना शुरू करेंगे तो एक नई तेजी की संभावना वहां से बन सकती है, जो 5 से 10% का मूव दोनों तरफ कहीं भी आ सकता है। जब तक आप इस 1000 पॉइंट की रेंज में है, इस रेंज को आप ट्रेड करिए। इस रेंज के मिड पॉइंट पर 9500 पर कशमकश रहेगी। 9100 के आसपास आपको खरीदारी आती दिखेगी। 9800 10,000 की रेंज में पहुंचेंगे तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो पॉइंट सिंपल है, रेंज को ट्रेड करने का एक ही तरीका है जो कि बड़ा मुश्किल होता है। ट्रेंडिंग मार्केट बड़ा आसान है, गिर रहा है हमेशा बेचो, बढ़ रहा है हमेशा खरीदो। लेकिन जब रेंज बाउंड मार्केट होता है तो आपको कॉन्ट्रा कॉल लेना होता है, क्योंकि जब अगर आप ये इंतजार करें कि किसी ब्रेकआउट का मैं इंतजार करूं या ब्रेकडाउन का इंतजार करूं, उसके बाद खरीदूं या बेचूं, तो वो देर हो जाती है और तब आपके स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। अब कॉन्ट्रा ट्रेड में दिक्कत ये होती है कि कॉन्ट्रा ट्रेड लेना इतना आसान नहीं। जब बाजार मजबूत होता है तो ऐसा लगता है और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और नीचे होता है तो ऐसा लगता है कि बस अब टूटने के लिए तैयार है। इसलिए ऐसे में मुझे लगता है कि ट्रेडर्स को थोड़ी सी सावधानी रखने की जरूरत है, पहली चीज। दूसरी, न ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो न ओवर पेसिमिस्टिक हो। तीसरी, ओवरनाइट पोजीशंस कम रखें। चौथी, ऑप्शंस के जरिए ज्यादा पोजीशन रखेंगे तो ठीक, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त आपको बड़े गैप से ऊपर या नीचे खुलने के संकेत डेफिनेटली कभी भी आ सकते हैं। उसकी तैयारी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि हम बहुत कॉन्फिडेंटली तेजी की पोजीशन लेके जाएं, कोई खराब खबर आ जाए, गैप से नीचे खुले। बहुत मंदी की पोजीशन लेके जाएं और अचानक से कुछ अच्छा हो जाए, वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसा नहीं कि दुनिया में सब कुछ खराब भी होने वाला है। और ऐसे में या कोई पैकेज वैकेज आ जाए जिसका इतने दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा डे ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। ओवरनाइट ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप पोजीशन भी कम रखिए, और रखें तो ऑप्शंस के जरिए या फिर हेज पोजीशन आपकी होनी चाहिए। तो अपना रिस्क मेंटेन करके चलना ये बहुत जरूरी है, ये आपके लिए स्ट्रेटेजी इस वक्त होनी चाहिए। और दूसरा सवाल दीप आपने क्या पूछा, शायद ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड कुछ था। जी अनिल जी, जो आप लिक्विडिटी की बात कर रहे थे, जब हमारा 2008, 2009, 2010 का एक्सपीरियंस है, जब इतनी ज्यादा लिक्विडिटी आई थी तो फिर इमर्जिंग मार्केट्स में भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही हुआ था। तो कहीं ना कहीं आगे जाकर जब ये यूएस की मार्केट थोड़ी और बढ़ जाती है तो फिर ऐसा पैसा भारी तरह से इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया में आ सकता है? दीप नहीं, ना, मैं इस वक्त इंडिया में बड़ा पैसा आने की उम्मीद नहीं कर रहा। देखिए, पॉइंट सिंपल है, एफआईज ने बेचा है और इस महीने भी बेच रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तेजी नहीं होगी। दोनों चीजों में फर्क है, एक इसको समझिए। देखिए, पॉइंट सिंपल है कि आज अगर समझिए हमारी जो सिचुएशन है, फर्ज करें एक बार अमेरिका के मार्केट ही नहीं है, अमेरिका है ही नहीं, डाउ है ही नहीं, तो क्या आज हमारी जो सिचुएशन है उसमें हम बढ़ सकते हैं क्या? न हमारे पास जरूरत से ज्यादा लिक्विडिटी है, न हमारा सेंट्रल बैंक छाप कर दे सकता है, न हमारी सरकार स्टिमुलस पैकेज दे रही है, और नहीं हमारे यहाँ हिंदुस्तान में किसी को यह कॉन्फिडेंस है कि हमारा कोरोना का पीक हो गया। तो फिर हम क्यों बढ़ रहे हैं? हम सिर्फ एक ही वजह से बढ़ रहे हैं, और वो है अमेरिका, और वो है डाउ। अगर डाउ बढ़ रहा है तो हमारे पास पैसे अपने आप कहीं से निकल कर आ जाते हैं लगाने के लिए, करेक्ट? तो कॉन्फिडेंस हम इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका से, हमारा अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, वो वहां से आ रहा है। और अगर अमेरिकी मार्केट मजबूत है और वहां पर लिक्विडिटी है तो हमें यहां लिक्विडिटी नहीं चाहिए। मिले तो अच्छी बात है, ना भी मिले, भाई एफआईज ने इतना बेचा है, ठीक है, उसके बावजूद भी तो हम भी तो बढ़ रहे हैं। तो पॉइंट सिंपल है, पैसा मेरा हो या एफआईज का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात पर पड़ता है कि सेंटिमेंट मेरा अच्छा है क्या पैसा लगाने के लिए, और वो सेंटिमेंट हम अमेरिका से ले रहे हैं, करेक्ट? तो अमेरिकी मार्केट अगर मजबूत भी रहते हैं और ऐसे में उनका पैसा हमारे यहाँ आए, सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया बात है, वेलकम है जी। नहीं आए कोई बात नहीं, हम हमारे पैसे से बेच लेंगे। और ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि शायद एफआईज की बिकवाली थोड़ी थम जाए। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े पैसे की उम्मीद आप करिए मत अमेरिका से आने की या विदेशी निवेशकों की। उसकी रीजन बताता हूं। अगर नैस्डैक आपको इतने बढ़िया रिटर्न दे रहा है, अगर अमेरिका में आपको पता है कि लिक्विडिटी की वजह से बढ़िया रिटर्न आ रहे हैं,
तो फिर क्या वजह है कि अमेरिकी इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ देखेंगे, जिनकी अर्थव्यवस्था और जिनके बाजार पहले से डगमगाए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बड़ा पैसा आपका विदेश से यहां आने वाला है, लेकिन हाँ, अगर उनके मार्केट मजबूत है तो हमारा काम तो उससे ही चल जाएगा। बस हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए, मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो अगर अमेरिका मजबूत है, डाउ मजबूत है, तो तेजी हमारे यहाँ हो जाएगी। और अगर आप 15 दिन के लिए डाउ बंद करके देख लीजिए आपकी तेजी कहाँ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सिंपल चीज है, इंपोर्टेड तेजी है, वहां से आ रही है, आने दीजिए, एंजॉय कीजिए। बिल्कुल अनिल जी, इंपोर्टेड तेजी है, जब तक आ रही है एंजॉय करते हैं। चलिए सर, फिर आज के सेटअप की बात करें तो सिर्फ वायदा कारोबार आपने कॉशियस रखा है, बाकी सब न्यूट्रल लग रहा है आज? ज्यादातर न्यूट्रल है मेरे लिए, एक ग्लोबल न्यूट्रल है, क्योंकि ग्लोबल के आंकड़े में सुबह 7 बजे आपको सुन रहा था। जरा आप ब्रीफ में एक बार बता दे तो अच्छा रहेगा सबके लिए कि किस तरह से अमेरिका के बेरोजगारी के आंकड़े और कोरोना के हैं, वो बता दें तो फिर हम आगे बढ़ें। मैं एक बार सुन लेना चाहता हूं फिर से आपसे। बिल्कुल अनिल जी, तो दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो जो डेटा आया है, साप्ताहिक बेरोजगारी के आंकड़े आए 33 लाख पर। तो हालांकि अगर आप देखेंगे पिछले 7 हफ्ते का कंपैरिजन करें तो बॉटम रेंज पर है, 30-31 लाख इससे पहले सबसे कम आंकड़ा था, ये 33 लाख आया है, अनुमान मुताबिक ही आया है। पर 7 हफ्ते की बेरोजगारी को आप कंबाइन करें तो 3 करोड़ 30 लाख हो जाता है, जो कि जैसे कि आप भी बता रहे थे सर, अब तक का सबसे ज्यादा, हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में आज की तारीख में आपको देखने को मिलेगा। अनुमान है कि ये लगभग 25%, अगर आप फिगर के हिसाब से देखें तो 25% एम्प्लॉयमेंट है इस समय अमेरिका में। आज आने वाले हैं नॉन फार्म पेरोल डेटा, जो एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहता है बाजार के लिए हर समय, अच्छे बाजार में बुरे बाजार में एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहता है। अप्रैल की जॉब्स रिपोर्ट आने वाली है और दोनों पे ही अनुमान अच्छे नहीं लगा जा रहे हैं। तो जो डेटा आ रहा है, जहां तक अमेरिकन इकोनॉमी का हाल है वो अच्छा नहीं है। ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड की वार्निंग है कि 300 साल में सबसे बड़ी आप गिरावट देखने वाले हैं आर्थिक स्थिति में आने वाले दिनों में, तो वहां से भी अच्छे संकेत नहीं है। बाजार तो सर अच्छे ही रहे, नैस्डैक इस साल के लिए पॉजिटिव हो गया है, इस साल के निचले स्तर से 35% की रैली हुई है जहां तक नैस्डैक का सवाल है। अगर आप कोरोना की बात करें तो कल का दिन डेटा के लिहाज से सबसे खराब था, ये पूरा ही हफ्ता काफी खराब रहा है। जो इस हफ्ते की एवरेज है न्यू केसेस की, वो 90,000 पर आती है और कल 96,000 नए केसेस आए और लगभग 6,000 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका भी वापस अपने 30,000 के फिगर पर आ गया है नए केसेस के मामले में। यूरोप में तेजी से बढ़ रहे हैं। रशिया में हम देखें तो इस हफ्ते रोज 10 से 11,000 नए मामले हमें मिले हैं और रशिया अब 1.8 लाख केसेस हो गए हैं रशिया में, और 5th रैंक आ गई है ग्लोबली रशिया की। एक हफ्ते पहले कहीं पर भी नहीं था रशिया फोकस में, अब देखिए 5th रैंक पर आ गया है रशिया। तो वहां से भी संकेत अच्छे नहीं आए हैं। इकोनॉमीज खोलने की हर जगह बात की जा रही है, पर जो आंकड़े हैं खोलने के वो अच्छे नहीं है, क्योंकि जिस राज्य में अमेरिका में आप ओपन अप कर रहे हैं इकोनॉमी को, वहां पर हम देख रहे हैं कि नए केसेस में बहुत बड़ा स्पाइक आपको देखने को मिल रहा है। और फिर भारत की बात तो सर है ही, इस हफ्ते हमने देखा है कि भारत में भी नए केसेस की एवरेज 3,000 से ऊपर ही रही है। कल भी 3360 नए केसेस आए, 104 लोगों की मौत हो गई, अब तक लगभग 1900 लोगों की मौत हो गई है भारत में भी, और नंबर्स भी 56,000 के पार हैं। तो कोरोना को लें, आप इकोनॉमिक डेटा लें, कहीं पर भी अच्छी खबर तो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। पर हाँ सर, ये वैक्सीन वाली जो खबर है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडर्ना पहली कंपनी थी जिसने ह्यूमन ट्रायल शुरू किया था मार्च में, और अब पहली कंपनी है जिसका फेज 2 ट्रायल शुरू हो रहा है। बल्कि इनको काफी कॉन्फिडेंस है अपनी वैक्सीन पर, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन शुरू कर दिया है एंटिसिपेशन में कि अगर क्लियरेंस हो गई, सक्सेस हो गई, तो फिर जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। और कह रहे हैं कि अगर सारे ट्रायल्स ठीक से जाते हैं तो 2021 की शुरुआत तक ये वैक्सीन बाजार में आ जानी चाहिए। तो दीप, वैसे है ना, जो आदमी सुबह आपका लिंक सुन ले वो अच्छा तो बोल ही नहीं सकता एक्चुअली, एक्सेप्ट एक वैक्सीन वाली खबर की आपने कहा कि वो दूसरे ट्रायल में जा रही है, इसके अलावा कोई अच्छी खबर नहीं। अगर 300 सालों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सबसे बुरे समय में है, अमेरिका में इतिहास के सबसे खराब बेरोजगारी आंकड़े हैं, मरने वालों की तादाद फिर से ज्यादा, 30,000 के ऊपर के आंकड़े मरीजों के अमेरिका में, हमारे यहाँ का हाईएस्ट आंकड़ा, फिर किस बात की खुशी दुनिया भर के बाजारों में है? उसकी वजह एक ही है, आपकी ग्रीन टी शर्ट, जिसकी वजह से बाजार मजबूत है। बाकी कोई लॉजिक लगता नहीं है, बाकी लॉजिक सब बेकार है। ओके, तो ग्लोबल न्यूट्रल है, एफआईज न्यूट्रल है, डीआईज न्यूट्रल है, वायदा कारोबार के संकेत हल्के से सावधानी पर हैं जो मैं आगे बताऊंगा, सेंटिमेंट न्यूट्रल और ट्रेंड भी न्यूट्रल आपके लिए।
अब आइए आज की सपोर्ट और रेंज में आपको बता दूं 9125 9200 बाजार के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। फ्रेश मंदी अब तभी होगी जब आप इस रेंज के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। ऊपरी स्तरों पर 9375 9500 तक की जाने की कोशिश बाजार की हो सकती है। बैंक निफ्टी 18950 19250 ये 300 पॉइंट की रेंज मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। ऊपरी स्तरों पर 19850 20100 ये हाई रेंज है। ये हाई रेंज 20250 20300 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। अब आइए निफ्टी की छोटी रेंज। दिन की छोटी रेंज 9200 9300 की है, 100 पॉइंट की। मीडियम रेंज 9175 9375। ज्यादा संभावना है कि आप इस मीडियम रेंज से आज पूरा दिन निकाल लें, लेकिन फिर भी एक एहतियात के तौर पर बड़ी रेंज रख लेना ठीक है। 9100 से 9500 की निकल कर आती है, ये 400 पॉइंट की। अब आइए बैंक निफ्टी 19300 19750 आज की छोटी रेंज मानकर चलिए। 19200 से 19850 आज की मीडियम रेंज है, और आज की बड़ी रेंज जो है वो 19000 20050 20100 तक की बनती है। सिर्फ इसमें एक ही चीज है दीप की 20000 के ऊपर 20250 20300 तक की एक जगह खुलती है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि शायद आज 19500 पर हम बंद हुए तो 500 550 पॉइंट से ज्यादा तो क्या बढ़ेंगे, ये मैं सोच रहा हूं। बढ़ने में बढ़ भी सकते हैं, लेकिन ये मैं मानकर चल रहा हूं। ये है आज के लिए दीप आपके लिए दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज। बिल्कुल, तो रेंज निकल के आ रही है लगभग 400 450 अंक की निफ्टी की बात करें, और बैंक निफ्टी पर भी 1000 अंक से ज्यादा की रेंज निकल के आ रही है, जो बड़ी रेंज है। सर, जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तेजी या मंदी की, उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? दोनों स्टॉप लॉस सेम है जो दीप कल के हैं, 9100 निफ्टी पर और 19200 बैंक निफ्टी पर। दोनों कल तेजी की पोजीशन में, खराब मार्केट में भी ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुए। आज हम वही स्टॉप लॉस फिर से रखने की राय देंगे। 9100 के नीचे दिन के दौरान या क्लोजिंग दे तो निफ्टी से निकल जाइए। 19200 के नीचे बैंक निफ्टी दिन के दौरान जाए या क्लोजिंग दे तो निकलिए। ऊपरी स्तरों पर जो शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस है वो थोड़े से मैंने ऊपर की तरफ ऊपर के हैं, वो थोड़े से मैंने नीचे की तरफ शिफ्ट किया ताकि आपको नुकसान तेजी के मार्केट में अगर हो रहा है तो ज्यादा ना हो। 9300 जहां पर एसजेएक्स निफ्टी आपको दिख रहा है वही आज का आपका इंट्राडे स्टॉप लॉस है और क्लोजिंग भी। अगर आप पोजिशनल स्टॉप लॉस कर रहे हैं तो 9300 के ऊपर आज वीकली क्लोजिंग होती है तो फिर आपको शॉर्ट काट लेना चाहिए। बहुत सेफ रहना चाहें तो 9400 रखिए। मेरे हिसाब से 9300 काफी, बट जिनको बहुत सेफ रखना है 9400। बैंक निफ्टी 19750 ये आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस होगा। जिनको बहुत सेफ रखना है वो 20100 का रखिए, लेकिन वो बहुत दूर है। मैं इस वक्त बड़े स्टॉप लॉसेस रखने के मूड में नहीं हूं, क्योंकि मार्केट है ना, देखो बहुत दिन तक रेंज में रहेगा नहीं। अल्टीमेटली बड़ा मुंह तो इसको देना है, कब और किस तरफ देना है यही तो पता करना है। तो अगर ये नहीं पता है तो स्टॉप लॉसेस छोटे रखिए, ज्यादा बेहतर है। तो ये है आपके लिए तेजी और मंदी दोनों ही पोजीशंस पर स्टॉप लॉस दीप। बिल्कुल, तो रेंज ब्रेकआउट किसी भी दिन आ सकता है, तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करना जरूरी है। नई पोजीशंस फिर सर कैसी बनाई जाए? पहला दिन है इस हफ्ते की एक्सपायरी का। देखिए निफ्टी खरीदिए 9100 के स्टॉप लॉस के साथ, 9300 375 9400 450 ये 4 टारगेट निफ्टी में ऊपर की तरफ है आपके खरीदारी करने के लिहाज से। ज्यादा प्रोबेबल टारगेट जो दिखते हैं वो 9375 9400 तक के दिखते हैं, वहां पर जाकर शायद रुक जाए, और वो भी कम नहीं है। 200 पॉइंट निफ्टी बढ़ता है तो कम थोड़ी है किसी भी लिहाज से। बेचना जो चाहते हैं उन्हें 9375 से मूड बनाना शुरू करना चाहिए कि 9375 9400 में ये पहली जगह बढ़िया है बेचने की। उसके ऊपर 9450 भी मिले तो बेच सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा शॉर्ट करने के लिहाज से 9550। बेसिकली 9500 के आसपास तक बेचने की जगह है आपके पास। 9550 आपका स्टॉप लॉस है, नीचे की तरफ 9300 9275 और 9250 ये टारगेट रखे। इस रेंज में बेचना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप ये रेंज आए तो छोड़ें। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और एक से ज्यादा लोट बेचना चाहते हैं तो 9375 से शुरुआत करें, और एक आधी बेचना चाहते हैं तो 9450 9500 के आसपास करें, वो ठीक है। अब पॉइंट यही है कि डीप की उस लेवल के आसपास आने पर है ना, होगा ये कि आपको बड़ा मजबूत दिखेगा बाजार और बेचने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन वहां करिएगा हिम्मत। और क्यों करिएगा ये मैं थोड़ी देर में आगे वायदा कारोबार के डेटा में आपको बताऊंगा कि क्यों आपको 9500 के जितना नजदीक बेच पाए आजकल में वहां बेचना चाहिए एक बार की, तो वो हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये रेंज है आपके लिए। बैंक निफ्टी में खरीदारी करने की राय है 19200 के स्टॉप लॉस के साथ, 19750 19850 20050
और एक्सट्रीम केस वैसे होना नहीं है, मैंने आज की रेंज में दिया भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन हुआ कि मैंने कहा लिख दूं 20,250। ये बैंक निफ्टी पर ऊपर की लेवल है। जो लोग बैंक निफ्टी बेचना चाहते हैं उन्हें मूड 19,850 से ही बना लेना चाहिए, 350 पॉइंट हो। लेकिन पता नहीं, वो हमेशा एक मन में डर ये रहता है कि अगर गिरने में बैंक्स आगे रहेंगे तो बढ़ने में भी रह सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं। और ऐसी सिचुएशन में अगर बढ़ने में बैंक आगे रहे तो मैं 19,850 पे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा फील करता हूं। तो फिर क्या करना चाहिए? तो फिर 20,000 के ऊपर से बेचे, 20,000 20,250 की रेंज में। और अगर आपको लगता है कि मार्केट टिकने के संकेत नहीं दे रहा है तो 19,850 19,900 पर भी आप एक चांस ले सकते हैं। 20,400 20,450 आपका ऊपर स्टॉप लॉस होगा, 19,850 19,750 और 19,650। ये 3 टारगेट के लिए बैंक निफ्टी में आपको करनी है बिग वाली डीप। बिल्कुल, तो ये रही आज की फ्रेश पोजीशंस अगर आपको बनानी हो। सर, एक्सपायरी के पहले दिन पीसीआर 1.49 मतलब 1.5 ही मान लेते हैं, इससे कुछ क्या संकेत लेना चाहिए? विक्स कल गिरकर 40 के नीचे आ गया है, तो पिछले कुछ दिनों में विक्स काफी कूल ऑफ भी हुआ है सर। दीप ज्यादा है पीसीआर 1.5। सी, मैं ये नहीं कहता कि 1.5 ओवरबॉट है, कभी नहीं कहता। मैंने 1.89 सीरीज के पहले दिन हुआ था, मई सीरीज के पहले दिन, तो मैंने कहा बहुत ज्यादा है, वहां बेचिए। आपने देखिए सीरीज के अभी तक ये 4 दिन पहले हफ्ते के इतने कोई बहुत मजबूत नहीं रहे, करेक्ट। हम नीचे ही बंद हुए एक तरह से। कल तो देखिए आप, जब हम बंद हुए डाउ फ्यूचर्स 300 ऊपर थे, उसके बावजूद हम लाल निशान में बंद हुए। कल कहां गया फिर वो डाउ के साथ कनेक्शन, जो वहां से कॉन्फिडेंस कल क्यों नहीं आ रहा था, करेक्ट। तो पॉइंट सिंपल है कि हायर पुट कॉल रेशियो जिससे हमने मई सीरीज की शुरुआत की उस दर से ज्यादा था। 1.5 मेरे लिए अलार्मिंग नहीं है, लेकिन मुझे सतर्क रहने के लिए कह रहा है। अगर आज जैसे तेजी होगी, दिख रहा है 100 पॉइंट ऊपर है, तेजी होने के बाद जब बाजार ऊपर जाएंगे और अगर पुट कॉल रेशियो 1.65 1.7 की तरफ आता है तो वहां पे मुझे लेना नहीं है। समझिए आपका निफ्टी 9,500 पहुंचता आज या सोमवार को, फॉर एग्जांपल, ठीक है, 9,500 के आसपास निफ्टी पहुंचा, पुट कॉल रेशियो 1.7 1.75 है, वहां प्रॉफिट बुक करना चाहिए, फिर इंतजार करना चाहिए। तो दोनों कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। और शायद वीकली वाली डेटा में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस वक्त कॉल्स में छोटा ही है, लेकिन है 9,500 पर। तो ये तीनों कॉम्बिनेशन जहां आपको मिल रहे हैं वहां आपको प्रॉफिट बुक करनी है, इंतजार करना है 100 150 200 पॉइंट की करेक्शन का, फिर एंट्री कर लीजिए। तो हायर पुट कॉल रेशियो आपको ये कह रहा है कि हायर लेवल पर अलर्ट रहिए, लेकिन इसके विपरीत विक्स आपको थोड़े अलग संकेत दे रहा है। लगातार दूसरे दिन विक्स कम होता हुआ दिख रहा है। कल परसों 5% कम हुआ, कल का 3% कम हुआ। तो विक्स ये बता रहा है कि थोड़ी मजबूती के संकेत आ रहे हैं, विक्स कम होना थोड़ी तेजी की तरफ का इशारा कर रहा है। तो ये दोनों संकेत थोड़े अलग अलग तरह के हैं। बात वही है दीप कि मार्केट में ना आपको संकेत दोनों तरफ के आ रहे हैं, कंफ्यूज करने वाले हैं। आप किसको पढ़ना चाहेंगे, किस पर अमल करना चाहेंगे, वो वाली बात है। क्योंकि आप एक तरफ देखेंगे तो बैंक्स कमजोर दिखते हैं, दूसरी तरफ निफ्टी मजबूत दिखता है। कुछ सेक्टर्स आपको एफएमसीजी वगैरह कमजोर दिखते हैं, तो कुछ ऑयल एंड गैस बढ़िया दिखते हैं। बैंक्स में भी कुछ बैंक मजबूत दिखेंगे, कुछ कमजोर दिखेंगे। एनबीएफसी में भी वैसे ही हाल है। तो राय एकदम बटी हुई है बाजार पर इस वक्त। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको डायरेक्शनल कॉल डे टू डे बेसिस पर लेना होगा कि आज क्या थीम चल रही है, आज क्या स्टॉक चल रहे हैं, वहीं पर फोकस कर लीजिए। बिल्कुल, तो थोड़ा इंटरडे के बेसिस पर कॉल लीजिए, डायरेक्शनल कॉल ले लीजिए, क्यूज मिले जुले हैं। सर अब बताइए, एक तो आपने दोनों फंड फ्लोस तो न्यूट्रल हैं, पर जो वायदा कारोबार के क्यूज हैं वो नेगेटिव क्यों रखे हैं? और साथ ही जो आप बताने वाले थे एक इंटरेस्टिंग रिसर्च 9,500 पर क्या होगा? देखिए दीप, जो खरीदारी हुई है 19,000 करोड़ की हुई है एफआईएस की, और 3,800 करोड़ की, 1904 23,000 करोड़ की, ठीक है ना। और डील की साइज थी 25-26,000 करोड़ की, करेक्ट। तो उस हिसाब से आप देखें तो नेट उतनी खरीदारी भी नहीं दिख रही जितनी लीवर की ब्लॉक डील थी। तो उस हिसाब से तो सेल फिगर होता है। एफएनओ में 1,600 करोड़ का इंडेक्स बेचा है, 3,000 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं। तो डेटा तो खराब है, लेकिन चूंकि एग्जैक्ट डेटा हमारे पास है नहीं, इसलिए मैंने दोनों ही साइड पे न्यूट्रल रखे हैं। बट अदरवाइज आप देखें तो एफआईएस के और घरेलू फंड्स के डेटा खराब है। अब आपके लिए ना, ये रिकॉर्ड में तो चला गया, 19,000 करोड़ की बाइंग की है। अब वो बाइंग आपको हमेशा आंकड़ों में दिखेगी, तो आपको लगेगा कि एफआईएस तो बेच ही नहीं रहे। लेकिन अगर आप एफआईएस में ये बड़ी वाली ब्लॉक डील निकाल कर देखें, इतनी बड़ी वाली, ये वन ऑफ है, बड़ी एक्सेप्शन है, तो फिर डेटा अच्छे है नहीं। सिंपल चीज, पॉइंट नंबर 1। वायदा कारोबार में जो मैं कह रहा था कि 9,000 आपके लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पे काम करेगा।
और उसकी वजह यह है कि वीकली और मंथली दोनों ही सीरीज में दीप 9,000 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 33 लाख शेयरों का। 9,500 ऊपर की तरफ पहला रुकावट का लेवल है और उसकी वजह यह है कि वहां 23 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है और इसलिए मैं कह रहा था कि 9,500 के पार आप निकल कर टिकेंगे तो पहला संकेत आपको मजबूती का वहां से आता हुआ दिखेगा। ये डेटा है। बैंक निफ्टी के डेटा बहुत ही छोटे, नहीं के बराबर है, वहां कोई खास डिस्कस करने जैसा है नहीं। तो ये आपके लिए वायदा कारोबार के और एफआईएस के डेटा। बिल्कुल, तो ये रहा पूरा सेटअप जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है और किन अहम लेवल्स पर, किन ट्रिगर्स पर आपको नजर रखनी चाहिए। अब अनिल जी से जान लेते हैं कि आज का स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है। जी सर। के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है दीप। जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ वो फ्यूचर्स के हैं और दो वजह है। पहला, इनकी सब्सिडरी कंपनी नोवेलिस, उसके नतीजे आए कल और वो नतीजे अच्छे दिख रहे हैं, खराब नहीं है। दूसरा, ग्लोबली मेटल्स स्टॉक मजबूत नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी मार्केट में जो रिकवरी आई है उसका फायदा भी ग्लोबली मेटल स्टॉक्स को मिल रहा है। तो ये दोनों रीजन है। एक सीएलएससी की अच्छी रिपोर्ट भी मैं आज देख रहा था, मेरे ख्याल से 160 रुपए कुछ उन्होंने टारगेट की। जी हाँ, 160 का टारगेट है। तो ये 2-3 कारण है, मुझे हिंडाल्को ठीक नजर आ रहा है। 116 के स्टॉप लॉस से आप तेजी कर सकते हैं। 120 और 123 ये दो टारगेट के लिए हिंडाल्को के फ्यूचर्स खरीदारी करने की आपके लिए राय है आज। ओके, तो हिंडाल्को के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है। चलिए, अब हमारी पूरी रिसर्च टीम भी हमारे साथ है ये बताने के लिए कि किन खबरों पर एक्शन है, नतीजे कहां पर आए हैं, आज के ट्रिगर्स क्या हैं एंड ऑफ कोर्स ब्रोकरेजेस किधर फोकस कर रही हैं। पूजा, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार हैं। पूजा, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के ट्रिगर्स, नतीजे, स्टॉक्स कौन से हैं। जी, मेरे पास नतीजों की लिस्ट है और आज के ट्रिगर्स की शुरुआत करें तो कैश सेगमेंट से जो नंबर्स आ रहे हैं उसमें एसबीआई कार्ड्स, अदानी गैस, पीएनजी हेल्थ केयर, स्वराज इंजन, टीसीआई एक्सप्रेस, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस एडीएजी ग्रुप की जितनी भी कंपनियां हैं उन पर नजर रखिए। आज वो अपने नतीजे घोषित करेंगी। इसके अलावा शनिवार के भी नतीजों की बात करें तो निफ्टी से आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आएंगे और कैश सेगमेंट से एचडीएफसी एएनसी, महिंद्रा हॉलीडेज और अदानी ट्रांसमिशन अपने नंबर्स घोषित करेगी। तो इन नतीजों पर आज नजर रहेगी। इसके अलावा कल आने वाले नतीजों में जो मार्केट बंद होने के बाद आए उसमें आरबीएल बैंक जो नंबर्स आए हैं वो उम्मीद से बेहतर दिख रहे हैं। ब्याज से जो आई है उसमें 38% की ग्रोथ इस बार 38% की ग्रोथ इस बार देखी गई है। मुनाफा घटा है कंपनी का और उसकी वजह थी प्रोविजनिंग जिसमें कि 207% की बढ़त सालाना आधार पर देखी गई है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा दबाव था, लेकिन ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए के फ्रंट पर अगर जिस भी फ्रंट पर हम बात करें तो नंबर्स अनुमान के मुताबिक है, स्पेशली मार्जिन जो कि अब तक के ऑल टाइम हाई पर बैंक ने पोस्ट किए हैं। इसके अलावा साइंट यहाँ पर अगर नंबर्स देखेंगे तो कमजोर हैं। आय घटी है करीब 3% से, डॉलर आय में भी करीब 4% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है और मुनाफे में भी करीब 58% की गिरावट इस बार देखी गई है। जिलेट इंडिया यहाँ पर भी नतीजे कमजोर ही दिख रहे हैं। आय में 12% की गिरावट इस बार हुई है। मुनाफा 40% घटा है कंपनी का। कामकाजी मुनाफे में 40% से ज्यादा की गिरावट इस बार दर्ज हुई है और मार्जिन भी 31.4% से घटकर इस बार 90.8% कंपनी ने पोस्ट किया। तो कमजोर नंबर्स जिलेट इंडिया के। इसके अलावा एसकेएफ इंडिया यहां पर भी नंबर्स कमजोर ही दिख रहे हैं। आय में 18% की गिरावट इस बार दर्ज हुई है। मुनाफा करीब 8% से घटा है कंपनी का। कामकाजी मुनाफे में भी करीब 40% से ज्यादा की गिरावट दर्ज हुई है और मार्जिन भी 15% से घटकर इस बार 10% के कंपनी ने पोस्ट किए हैं। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज यहां पर नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आय में 17% की बढ़त इस बार देखी गई है। मुनाफा 28% बढ़ा है कंपनी का और इसके अलावा कंपनी ने 6.75 प्रति शेयर के डिविडेंड की भी घोषणा की है। और आखिर में बात करते हैं 5 पैसा कैपिटल की। यहाँ पर भी नंबर्स कहेंगे तो मिले जुले हैं। रेवेन्यू और मार्जिन के फ्रंट पर बात करेंगे तो नंबर अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार भी कंपनी ने घाटा ही दर्ज किया है। आय 68% से बढ़ी है कंपनी की। कामकाजी मुनाफे में 105% की बढ़त इस बार देखी गई है, लेकिन क्योंकि कुछ वन ऑफ एक्सपेंसेस थे यहाँ पर, फीस और कमीशन इनकम में काफी ज्यादा बढ़त इस बार देखी गई है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि इस बार भी कंपनी ने घाटा दर्ज किया है। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो नतीजों के दम पर आज रिएक्ट करेंगे। चलिए जान लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर रिएक्ट करने वाले हैं और फंड एक्शन कैसा रहा है। लिस्ट है देवांशी के पास। गुड मॉर्निंग देवांशी।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले किडला हेल्थ केयर ये स्टॉक पर नजर रखें क्योंकि कंपनी को एक दवा जो अतिरिक्त आयन हो जाता है ब्लड डिसऑर्डर की ये दवा है जिसको यूएस एफडीए से अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। न्यूलैंड लैब पर नजर रखें। हैदराबाद की इस इकाई को यूएस एफडीए की तरफ से ईआईआर जारी होता हुआ दिखा है। अब कंपनी यहाँ से भी एक्सपोर्ट्स कर पाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी खबर। विस्ता इक्विटी ने रिलायंस जियो में 2.3% हिस्सा खरीदा है। 11,365 करोड़ में 2.3% इक्विटी खरीदी है। साथ ही सीक्वेंस साइंटिफिक पर नजर रखें। प्रोमोटर्स का 50% हिस्सा कार्याल खरीद सकती है पीई फंड। मैं आपको बता दूं 85 to 90 रुपीस के बीच में करार होने की संभावना बनती हुई दिख रही है। और इनके जो इन्वेस्टर्स हैं एसेंट कैपिटल, इनके पास 5% की होल्डिंग है माना जा रहा है। ये भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच सकते हैं। इसके अलावा आज अब देखिए रेटिंग एक्शन होती हुई दिखी है। श्रीराम, सिटी यूनियन फाइनेंस, जहाँ पे क्रिस्टल केयर और इंडिया रेटिंग्स तीनों ने ही इनको डाउनग्रेड कर दिया है। सबसे पहले क्रिस्टल ने 3,600 करोड़ की जो एनसीडीज हैं इसके आउटलुक को स्टेबल से घटाकर नेगेटिव किया है। केयर ने भी 6,000 करोड़ के एनसीडीज के आउटलुक को स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया है। और इंडिया रेटिंग्स ने भी इनके बैंक लोन और जितने भी लॉन्ग टर्म टर्म्स की जो एनसीडीज हैं इनका आउटलुक स्टेबल से नेगेटिव कर दिया है। फ्यूचर रिटेल, फिच ने यूएसडी डिनोमिनेटेड नोट्स पर रेटिंग B- से घटाकर CCC+ कर दी है और रेटिंग वॉच नेगेटिव की श्रेणी में डाल दिया है। फंड एक्शन में अपोलो पाइप्स और सोभा ये दोनों पर नजर रखें। अपोलो पाइप्स में लगातार तीसरे दिन प्रमोटर समीर गुप्ता ने 1.4 लाख शेयर्स खरीदे हैं। 323.70 पैसे पर ये शेयर्स उन्होंने खरीदे हैं। सोभा में अनामुरी रियल एस्टेट ने करीब 5.5 लाख शेयर्स खरीदे 180 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। ये फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी एक्शन देखेगा। बिल्कुल, तो काफी सारा फंड एक्शन है, काफी सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों पर आपको रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। चलिए देख लेते हैं कि ब्रोकरेजेस का फोकस आज किधर है एफआईआर में। आशीष हमारे साथ तैयार हैं ब्रोकरेज एक्शन के लिए। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए किन स्टॉक्स पर फोकस है आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले आप देखें तो HCL टेक के नतीजे आए थे और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट आई है CLSA की, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 660 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि 5 साल में सबसे अधिक मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। ऑर्डर बुक बेहद मजबूत है, इसलिए कंपनी पर भरोसा बना हुआ है और नतीजे मार्जिन के हिसाब से अगर आप देखें तो अनुमान से बेहतर नजर आए हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ICICI सिक्योरिटीज के भी नतीजे आए थे, बढ़िया नतीजे देखने को मिले थे। CLSA की रिपोर्ट है, इस पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और लक्ष्य जो है 350 से बढ़ाकर 450 कर दिया है। ये कह रहे हैं कि नए प्रोडक्ट लॉन्च से कंपनी की ग्रोथ आगे भी बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो CLSA की एक और रिपोर्ट है हिंडाल्को पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 160 रुपए के लक्ष्य के लिए। और इसके पीछे का कारण ये कि नोवेलिस के नतीजे आए और नतीजे बढ़िया देखने को मिले। इसके बारे में हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। और टाटा स्टील पर भी आई है, JP मॉर्गन की रिपोर्ट है। ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 440 रुपए के लक्ष्य के लिए और ये कह रहे हैं कि घरेलू मार्केट में ज्यादा एक्सपोजर है, इसके लिए ग्रोथ को लेकर ज्यादा चिंता नहीं है। और साथ ही भारतीय बाजारों में एक बार ऑपरेशन रिज्यूम हो गए तो हो सकता है कि मांग भी लौटती हुई नजर आए। क्रेडिट स्विस की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है HUL पर, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 2400 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि GSK की तरफ से जो हिस्सा बिकवाली की एक लटकती तलवार थी अब वो खत्म हो चुकी है। और साथ ही जो स्टॉक में अभी लगातार गिरावट देखने को मिली थी उसके बाद जो वैल्यूएशन है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हुए नजर आ गए। अभी कह रहे कि डाबर और दूसरी जो इंडियन FMCG कंपनीज है इनके हिसाब से अगर आप देखें तो सिर्फ 5 से 15% का वैल्यूएशन गैप रह गया है। हालांकि नेस्ले से कंपेयर करके देखेंगे तो वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते नजर आते हैं। इसके अलावा गैस कंपनियां भी फोकस में रह सकती है क्योंकि मॉर्गन स्टैनली का एक गैस कंपनीज पर नोट आया है जहां पर एक आ जा रहा है कि सरप्राइजिंगली इंडस्ट्रियल गैस डिमांड जो है पिछले साल के मुकाबले 2% बढ़ी है, क्योंकि फर्टिलाइजर जैसे सेक्टर है, सेगमेंट्स हैं, वहां पर बढ़िया यूटिलाइजेशन देखने को मिला है और इनको पसंद आ रहे हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, गेल और पेट्रोनेट LNG। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर ब्रोकरेज एक्शन है। ओके, तो ये है इन तमाम रिपोर्ट्स पर एक्शन आज देखने को मिलेगा। शुक्रिया आशीष। आइए स्वागत करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट्स का पिक ऑफ द डे के बिगुल के साथ। पारी की शुरुआत सचिन जी के साथ। सच्चिदानंद उत्तेकर, बताएं सर। सचिन जी, बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल जी। यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। मॉर्निंग सर। एंड स्टॉक है HDFC लाइफ
अगर हम ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 4 हफ्तों से यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेंज में स्टॉक ऑस्किलेट कर रहा है। 460 अच्छा बेस बन चुका है एंड 500 के आसपास थोड़ा सा उसे सप्लाई जरूर मिल रहा है। बट ओवरऑल डेटा देखें तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल कंप्लीशन फेजेस में है एंड 500 एक काफी अहम ट्रिगर होगा मोमेंटम के लिहाज से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ब्रेकआउट वाला ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। एक कंडीशनल बाय होगा 501 के ऊपर फ्यूचर्स में, स्टॉप लॉस होगा 493 का, इंट्राडे टारगेट होगा 514 एंड एक पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 530 तक का। ओके, 501 के ऊपर खरीदना है और स्टॉप लॉस लगाना है 493 का। ये फ्यूचर्स के लेवल जो दे रहे हैं, और तब स्टॉप लॉस होगा, आपको टारगेट होगा 514 और 530 का। अभी नहीं खरीदना, ये ध्यान में रखिए, ये खरीदना है आपको सिर्फ और सिर्फ 501 पार होने के बाद। ये है राय HDFC लाइफ पर। ओके, वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताइए सर क्या खरीदेंगे? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मैं खरीदूंगा रिलायंस या ऐसे कहिए कि अगर कल का जो कॉल हमने 1495 के आसपास दिया था, मैंने 1520 1525 का टारगेट दिया था। मुझे लगता है वो टारगेट थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, 1550 तक जा सकता है। 1548 का मेरा टारगेट है। अनलेस ये बहुत ज्यादा गैप अप नहीं खुलेगा, मतलब 20-30 रुपए ऊपर खुला तो नहीं लेना है, लेकिन वो कल के कॉल में जो लिया है मैं होल्ड करूंगा। 1520-25 में प्रॉफिट बुक नहीं करूंगा। मेरा टारगेट 1548 है और मेरा स्टॉप लॉस 1494 का है। 1494 का स्टॉप लॉस, 1548 का टारगेट। बहुत गैप से खुले तो मत खरीदेगा, ना खुले गैप से तो खरीदेगा। गैप से खुल रहा है नहीं खुल रहा है उस समय क्या करना है वो अगले साहब फिर से आपको बता देंगे। 9:08 में मैं उनसे पूछ लूंगा। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, चीन अमेरिका ट्रेड डील लागू करने को तैयार है। AFP ये न्यूज एजेंसी, इसके हवाले से एक खबर आ रही है कि कोरोना पर विवाद के बावजूद अमेरिका और चीन ट्रेड डील को लागू करेंगे। ये एक अच्छी खबर है दुनिया भर के बाजारों से। तो एक और पॉजिटिव खबर हफ्ते के आखिरी दिन आपके लिए आती हुई दिख रही है, अच्छी खबर है। तो आप एक चीज ध्यान में रखें, कोरोना से जुड़ी हुई, दुनिया भर से जुड़ी हुई ये गलतफहमी आप अपने दिमाग में न रखें कि हम खराब खबर ही बताते हैं। अगर अच्छी खबर आती दिख रही तो भी सबसे पहले आप जी बिजनेस पर ही देख रहे हैं। और ये AFP ये एक न्यूज एजेंसी है, उनके हवाले से आ रही है। ऐसा भी नहीं कि ये खबर कोई अमेरिका या चीन की सरकार दे रही है, न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर आ रही है। अच्छी खबर है कि चीन और अमेरिका दोनों ही अपनी ट्रेड डील को लागू करने के लिए है तैयार। ओके, चलिए, तो ये एक अच्छी खबर भी हमने आपको बता दी। अब आइए कुणाल जी और राकेश जी से पूछते हैं उनकी पिक्स। बंसल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, पिक से पहले छोटा सा अपडेट है। परसों हमने अपोलो टायर की सेल कॉल दी थी टुवर्ड्स क्लोजिंग पिक ऑफ द डे में, और वो 4-5% नीचे खुला था। बोला था मुनाफा बांध लीजिए। कई लोग अनिल जी मिस कर गए तो ट्रोल करते हैं। परसों हमने ACC की कॉल दी थी और कल जब 1200 के अराउंड चल रहा था, एक एल्गो ट्रेड के दौरान मैंने बोला था 1204 का हाई लगाया है, 1200 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, जिम्मेवारी खत्म है। तो वो कॉल भी हमारी क्लोज्ड है। कल एक हिंडाल्को की कॉल दी थी 119 रुपए 50 पैसे के अराउंड। अब तो वहां CLSA का भी अपग्रेड आया है। जो हमारा स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, तो वो कॉल ओपन है। और अनिल जी आपको मुबारकबाद है, 2-3 दिन पहले मैंने और कुणाल जी ने ICICI सिक्योरिटीज पर 10 की कमाई पे कॉल दी थी और वहां पर अब CLSA का भी अपग्रेड आया है, नतीजे अच्छे आए हैं। तो CLSA भी जी बिजनेस देख रहा है, ये चीज दोबारा से प्रूव होती है। और आज की जो मेरी पिक ऑफ द डे है थोड़ा कॉन्ट्रा है। कैडिला हेल्थ केयर पर बिकवाली की राय है। जिस तरीके से US FDA का अप्रूवल आया है, अगर पुल बैक में 327-28 के अराउंड के भाव मिलते हैं तो 327-328 के अराउंड बिकवाली की राय है। 332 रुपए 50 पैसे 332.50 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं और 294 के टारगेट के लिए कैडिला को बेचने की राय है। ओके, 321 पर बंद हुआ है, लेकिन 327-28 पुल बैक में बेचे। आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक अच्छी खबर है, बहुत बड़ी अच्छी नहीं, छोटी सी अच्छी खबर है, इसलिए ऊपर भी जा सकता है। और बाकी ट्रॉलर्स की चिंता न करें। बंसल जी, जिनका जो काम है उनको करने दें, कृपया ट्रोलर्स का काम ट्रोल करने का उन्हें करने दें, उसमें कहीं कोई रोक टोक ना करें। ओके, और सबसे ज्यादा चमकते हुए हैं आज कुणाल जी। कुणाल जी, ये मतलब जो भी आप टी-शर्ट्स वगैरह पहन रहे हैं आजकल, ये आप ही खरीदते हैं या इसके खरीदारी के पीछे कोई और है? इतने बढ़िया कलर्स कैसे आते हैं आपके पास? नहीं अनिल जी, देखिए खरीदी तो मैंने ही है, लेकिन अनिल जी उस समय जब खरीदी थी उस समय माहौल कुछ और था।
आज अगर खरीदने जाएंगे तो शायद कोई अलग कलर की टी शर्ट लेंगे अनिल जी, तो ये बात क्या बात है जी। अच्छा बताइए कुणाल जी, आज क्या खरीदेंगे टी शर्ट के अलावा? अनिल जी देखिए, आज मैंने एक स्टॉक चुना है। सबसे पहले तो आपको और दीपांशु को गुड मॉर्निंग अनिल जी। और मैंने जो आज स्टॉक खरीदने का सोचा है, ये अनिल जी स्टॉक है जिसको हम भुला चुके हैं। एक समय पर ये F&O में होता था और तब हम इसकी बहुत चर्चा किया करते थे। स्टॉक का नाम है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन कल के ट्रेड में इसमें 4% की तेजी देखी गई। एक ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आज भी स्टॉक में तेजी बनी दिखाई देगी। तो ओरेकल फाइनेंशियल को मौजूदा स्तरों पर खरीदना है। 2410 का एक स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 2615 रुपए का होगा, और अगर ये 2615 को निकाल देता है तो स्टॉक में आपको 2750 के लेवल्स भी आते हुए दिख सकते हैं। तो मेरी राय में खरीदना चाहिए OFSS, आज का पिक ऑफ द डे। और बता दूं आपको, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये OFSS जिसको हम कहते हैं, आज यहाँ बोर्ड बैठक भी है। और आज यहाँ बोर्ड बैठक जो है वो इस बात को लेकर है कि इसका आज डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक है। जी हाँ, डिविडेंड पर बोर्ड बैठक है इनकी, और इसमें आज की बोर्ड बैठक में कितना डिविडेंड दिया जाए इस पर विचार किया जाएगा। 2615, 2750 दो टारगेट। और आज सुबह सुबह कुछ आपको बेहतरीन स्टॉक्स देने के लिए सिद्धार्थ सेदानी साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सिद्धार्थ जी गुड मॉर्निंग। पहले आप अपना पिक ऑफ द डे बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे बड़ी चीज आज के तारीख में हमारे दर्शकों को जो करना चाहिए वो है सेफ रहना चाहिए ग्रीन जोन में। और ग्रीन जोन मार्केट के लिए जो है वो है FMCG। मैं अभी भी मानता हूं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर को खरीदना चाहिए 2450 के लक्ष्य से। कल जब ब्लॉक डील हुई थी तब भी हमने बहुत अग्रेसिवली खरीदा, और आज भी हम मानते हैं कि खरीदना चाहिए। सबसे बड़ा एक कारण होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर को खरीदने का, वो है कि इंटरनेशनली इनका जो ETF में वेटेज है GST के डील के बाद, वो वेटेज बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि MSCI में भी वेटेज बढ़ सकता है। इंटरनेशनली जो ETFs है वो भी अपना वेटेज बढ़ाएंगे। तो ये वेटेज बढ़ाने के कारण हिंदुस्तान यूनिलीवर में बहुत अच्छा मोमेंटम रह सकता है, इसको खरीदना चाहिए। निवेश की राय 2450 के टारगेट पे। 2450? क्या बात करें, 550 रुपए ऊपर, यानी कि 25% ऊपर। बिल्कुल अनिल जी। और ग्रीन जोन स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी में ही रहना चाहिए अभी मार्केट। क्या बात है, वंडरफुल, बहुत ही बढ़िया, ये अच्छी खबर है। चलिए, मजबूत खरीदारी की राय है HUL में। आइए कुछ और स्टॉक से जहां पर अब आज एक्शन रहेगा फोकस कर ले। साइंट, ये है वो कंपनी जिस पर कुणाल जी आपको राय देनी है। आपने खरीदारी की राय भी दी थी, एल्गो ट्रेड में स्टॉक भागा भी। अब रिजल्ट जो आए वो थोड़े मजबूत नहीं दिख रहे। 3% रेवेन्यू कम हुआ है, डॉलर आए 4% कम हुई है, कामकाजी मुनाफा भी थोड़ा 55% घटा है, मार्जिन घट कर रहे हैं। तो अगर किसी की तेजी की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस उन्हें क्या रखना चाहिए? 231-32 के आसपास साइंट कल बंद हुआ है। नहीं जी देखिए, हालांकि हमारे जो एल्गो ट्रेड के लक्ष्य थे वो तो हासिल हो गए हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है साइंट का वो काफ़ी मजबूत है अभी भी। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि अब ये नतीजे थोड़े डिसअपॉइंटिंग हैं, तो हो सकता है आपको थोड़े नीचे के लेवल्स देखने को मिले, लेकिन निचले स्तरों पर मुझे लगता है कि बहुत मजबूत सपोर्ट स्टॉक को हासिल है, और वो लेवल्स हैं 220 रुपए के। तो मान लीजिए स्टॉक करेक्ट होता है 220 के आसपास जाता है, तो उन स्तरों पर खरीदने में हर्ष नहीं है। मुझे एक बड़ा बेस वहां पर नजर आता है, तो स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर ठीक है, निचले स्तरों पर खरीदारी के मौके तलाशने चाहिए। तो निचले स्तरों पर करें खरीदारी। RBL बैंक नतीजे उम्मीद से थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे। सिद्धार्थ जी, आपकी राय क्या है? कैसे देख रहे हैं आप नतीजों को, और स्टॉक को खरीदना चाहेंगे क्या आप? अनिल जी, नतीजे ठीक ठाक है, पर मैं स्टॉक को खरीदना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं एक ही अपने पॉलिसी पे चलूंगा, इन्वेस्टमेंट के पॉलिसी पे। जब ऐसी सिचुएशन आती है विश्व में, और भारत में भी वही सिचुएशन है, तो जो एक्सेप्शनल होता है वो कंपनी सरवाइव करती है, और जो साधारण सी कंपनी होती है, डिसेंट कंपनी होती है, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। मैं बैंकिंग क्षेत्र में एक्सेलेंट कंपनी, एक्सेप्शनल कंपनी के साथ ही जाऊंगा। RBL बैंक नहीं खरीदूंगा, नंबर्स कभी भी खराब हो सकते हैं, तो मैं खरीदूंगा HDFC बैंक और ICICI बैंक ही। चार्ट पर राय दें सचिन जी। RBL बैंक कल
सुबह सुबह सबकी खरीदारी की राय आई थी, लेकिन दोपहर के बाद आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे में स्टॉक थोड़ा कमजोर हुआ, नीचे बंद होता हुआ नजर आया। क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है और जिनका ट्रेड है तेजी का उन्हें क्या करना चाहिए? अनिल जी, अभी भी चार्ट में इतनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से 140 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर ये पर्टिकुलर हर्डल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रीच हो जाता है और थोड़ी सी सस्टेन मूव आ जाती है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छी मूव या एक अच्छा मोमेंटम बनेगा स्टॉक में। 160 163 के जोन के लिए वहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है, बट फिलहाल वो कंडीशन अभी भी फुलफिल नहीं हुई है। बट अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर अभी भी मेंटेन्ड है, मुझे लग रहा है 123 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर ये पर्टिकुलर लेवल वापस ब्रीच हो जाता है तो नीचे के स्विंग ज़रूर बनने चाहिए, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका काफ़ी खराब रहा है। यहाँ पर अगर हम इंडिकेटर्स की भी बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस या स्ट्रेंथ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, तो मुझे लग रहा है एक बार वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। 140 का एक अहम लेवल है, उसे वायलेट होने दीजिए, उसके बाद काफ़ी क्लियर जोन मिलेगा ट्रेड करने के लिए। ओके, जिलेट ये है वो स्टॉक जहां पर परफॉर्मेंस खराब आई है। बसीन साहब को देखकर लगता भी है, वागले साहब को देखकर लगता भी है कि लोग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल इस लॉकडाउन पीरियड में कम कर रहे हैं। ये तो वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं। सोचो जो लोग काम नहीं कर रहे होंगे उनकी तो मतलब हाल ही क्या होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हो। सिद्धार्थ जी, ये क्या करें? जिलेट के तो नतीजे बहुत खराब आए, 40% मुनाफा घटा है, मार्जिन तो देखिए 31% से 19% रह गए। क्या राय है इस पर आपके? 5000 के आसपास है। अनिल जी, देखिए सदाबहार कंपनी है और आपने एक बार हम पैनल के बीच में एक रिव्यू भी करवाया था कि कौन से रेजर्स या कौन सी चीजें, कौन सा ब्रांड आप यूज करते हैं, तो जिलेट ही नंबर 1 आया था। तो ये वन ऑफ है, एक ऐसा मौका है जहां पे एक वन ऑफ रिजल्ट खराब आए हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, एमएनसी है, इस पे बने रहे। ये ट्रेडिंग के लिए कंपनी नहीं है, ये निवेश के लिए कंपनी है, बिल्कुल बने रहे। बहुत ही एवरग्रीन कंपनी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज आपका सदाबहार शेयर, बंसल जी जिसका भी जिक्र आप कर भी रहे थे, लेवल्स आज के लिए फिर से दीजिए। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स भी आए और साथ ही सीएलएसए की तरफ से अपग्रेड 600 रुपए का टारगेट। आज के जमाने में कौन अपग्रेड करता है स्टॉक को, लेकिन सीएलएसए ने किया है। माफ कीजिएगा, 450 का टारगेट 350 से बढ़ाकर किया है। बताइए क्या करना है? यहाँ पर नीचे में अगर देखा जाए तो 360 एक अहम सपोर्ट है, वहां का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और यहाँ पर अनिल जी हमारा टारगेट भी 440 445 का है, तो उन टारगेट्स के लिए इन स्तरों पर खरीदारी की राय रहेगी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में। ओके, एक और स्टॉक है रिलायंस, जहां पर राय लेना चाहता हूं सिद्धार्थ जी आपसे। लगातार तीसरी बड़ी डील की है रिलायंस ने इस वक्त। अपनी रिलायंस जियो पोर्टल में स्टेक बेची है। आज फिर से एक बड़ी डील की खबर आई है, बताइए क्या करना चाहिए? कल स्टॉक शायद इसी उम्मीद में काफी तेजी से भागा भी और 1500 रुपए के पार हुआ भी। 1500 रुपए में खरीदें या करेक्शन का करें इंतजार? राइट्स इश्यू के प्राइस के आसपास तो क्या मिलेगा क्या? मैं मानता हूं अनिल जी, बहुत बेहतरीन खबरें आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट भी कहीं ना कहीं बात घूम रही है कि 1% स्टेक ले सकती है, बट ये सब अफवाहें है। सबसे बड़ी चीज, रिलायंस बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। जियो का वैल्यूएशन इतना बेहतरीन मिला है फेसबुक द्वारा कि मुझे लगता है कि दूसरी सब कंपनियां जो इस स्पेस में है उनकी भी वैल्यूएशन इंप्रूव होते दिख रही है। तो रिलायंस बेहतरीन कंपनी है, बट ये दाम पे मुझे लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए। 100-200 रुपए का अगर करेक्शन मिलता है तब जाके ले तो वैल्यू बाइंग होगी। ये दाम पे मैं मानता हूँ थोड़ा रुक जाए, थोड़ा सब्र करे। मार्केट में कहीं करेक्शन आएगा, कहीं कुछ गिरावट आएगी तो आपको सही दाम मिल जाएगा। वेट एंड वॉच, कुछ दिनों में आपको शायद रिलायंस मिल सकता है। ओके, करेक्शन में खरीदेंगे, अभी नहीं। ये है रिलायंस पर आपके लिए राय।